एक और बात मज़े की बताऊं, क्योंकि गुजरात में जितनी भी पुलिस थी, अब सिर्फ अहमदाबाद में सिर्फ 6000 पुलिस है, हर जगह जगह पे 10,000 15,000 का मॉब इकट्ठा हो जाए, 5,000, वो थाने का पुलिस वाला कर भी क्या लेगा, लाठी वाला, 2 राइफल है और यहाँ 10,000 का मॉब है। ऐसे भी बहुत जगह लोग मारे गए क्योंकि पुलिस के पास इतना था भी नहीं, कई जगह पुलिस की बेईमानी भी थी, नरेंद्र मोदी प्रशासन में नए थे, पुलिस पर उतनी पकड़ भी नहीं थी, सरकारी तौर तरीके अब से समझे भी नहीं थे, डेवलपमेंट के काम में लगे रहे थे। एकाएक दंगा उनके ऊपर जब ये उबाल आया, ही वॉज रियली टेकन बाय सरप्राइज, पर बहुत जल्दी उनको समझ आ गई कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे इसको कंट्रोल करना है, तभी आर्मी बुलाई। एक और बात ये बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि पुलिस की सीआरपीएफ लगा दी, जो भी था उस वक़्त वो लगाने के बावजूद भी कमी पड़ रही थी, बहुत जगह हिंसा हो रही थी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगल के कांग्रेसी प्रशासनों को, जिसमें दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, अशोक गहलोत थे शायद राजस्थान के, और महाराष्ट्र में विलास राव शायद देशमुख थे उस वक़्त, इन तीनों सरकारों को कहा मुझे एडिशनल फोर्सेस चाहिए। मैं फिर आपसे पूछती हूँ, जिस आदमी ने दंगा भड़काना हो वो कभी कांग्रेस सरकार को कहेगा अपने प्लीज़ थोड़ी और पुलिस भेज दो? नहीं कहेगा, आर्मी नहीं बुलाएगा, डिले करेगा। और दिग्विजय सिंह की सरकार ने 15 दिन बाद जवाब भी दिया, नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई एडिशनल फोर्सेस नहीं है। यही जवाब राजस्थान की सरकार ने कहा, सॉरी हमारे पास नहीं है। थोड़ी बहुत मदद 2-4 दिन की मिली महाराष्ट्र से, पर वो भी थोड़ी मदद। पर दिग्विजय सिंह जो आज 100 गाली सुनाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, मैं उनको चैलेंज करके बोलती हूँ, आपने क्यों मना किया था? आपको तुरंत भेजनी चाहिए थी। जवाब देने में 20 दिन लगा दिया आपने, ना कहने में भी। पर एनडीए की सरकार ने आर्मी तुरंत डिप्लॉय की, डिफेंस मिनिस्टर खुद आए, और देखिए जॉर्ज फर्नांडिस हमारे सबसे उम्दा ईमानदार डिफेंस मिनिस्टर्स में से थे। उस वक़्त जब अहमदाबाद जल रहा है, गुजरात जल रहा है, वो खुद सड़क पे जा जा के आर्मी की डिप्लॉयमेंट देखी, दंगाग्रस्त इलाकों में गए, और इसी वजह से तहलका का बेईमान स्टिंग करा के जॉर्ज फर्नांडिस को जलील किया, उनको रिज़ाइन करने पे कांग्रेस ने मजबूर किया। और मुझे दुख है कि वाजपेयी सरकार समझ नहीं पाई ये कितना बड़ा षड्यंत्र है। जॉर्ज फर्नांडिस की 2-3 भूमिकाएं थी। एक, उन्होंने एनडीए को सेक्युलर, जिसको अपने आप को मानते हैं, एक सेक्युलर एलाइज की फौज खड़ी करने में मदद की थी, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस को कोई भी कम्युनल नहीं कह सकता, पर वो वाकई देशभक्त, राष्ट्रभक्त थे। दूसरा, वाजपेयी के संकट मोचन माने जाते थे। कहीं भी समस्या है एलाइज के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस का बहुत भारी भूमिका रहती थी। सबसे पहले गिराने का काम तहलका, जो कि कांग्रेस का उठाया हुआ बेईमान ऑपरेशन है पूरा, ये पूरी मैगजीन, अभी जेल में भुगत रहे हैं ना तरुण तेजपाल गोवा की, सही जगह है। देखो खुदा ने मार मारी, नरेंद्र मोदी ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, ऊपर की मार, और इन सबको वैसी मार पड़ने वाली है। और सबसे पहला विक्टिम जॉर्ज फर्नांडिस रहा वाजपेयी सरकार का। उसको डिफेंड भी किसी ने ठीक से नहीं किया, क्योंकि ये समझ ही नहीं पाए। अब आर्मी डिप्लॉयमेंट होती है, और मैंने पूरे दिन का ब्यौरा दिया है इस किताब में, कैसे डिप्लॉयमेंट हुआ, 72 घंटे के अंदर ये दंगा कंट्रोल किया गया। इससे पहले कांग्रेस शासन में या उससे पहले हुकूमतों के दंगे हफ्तों चलते थे, महीनों चलते थे। कैसे उसके बाद से जब 3 मार्च तक अच्छे से कंट्रोल करने की आ गई स्थिति, आए दिन कांग्रेस कोई ना कोई छोटा मोटा फसाद कहीं, ताकि भड़कता रहे, ताकि वाजपेयी सरकार को, असली उस वक़्त टारगेट वाजपेयी भी थे, उनको गिराना है कि आप तो फासिस्ट हो, आप तो मुस्लिम विरोधी हो, आप तो ये हो। और सारी एनजीओ की
ब्रिगेड खड़ी थी, मीडिया की ब्रिगेड, इनके पेड मीडिया जिसको कहते हैं, जिन्होंने पूरी मदद की। और ये दुर्भाग्य है कि 2004 में ये षड्यंत्र की वजह से वाजपेयी की सरकार गिर भी गई, जिसमें इन टीस्टा सिटलवाड़, तरुण तेजपाल का, तहलका और तरह तरह के जो मेधा पाटकर का जो पीपल्स मूवमेंट कहती हैं, इन सब का बहुत बड़ा हाथ रहा। और उनकी पूरी कहानी मैं अलग से आपको एक किताब में देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये षड्यंत्र की कहानी समझना बहुत ज़रूरी है इस देश को, अगर हमने उन ताकतों से बचना है जो इस देश को तबाही के लिए तुल गए हैं। मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगी आगे, पर मैं आपको सिर्फ ये फिगर्स बताती हूँ। नरेंद्र मोदी शांति ला रहे हैं, ये भड़काए जा रहे हैं। अब छोटा सा उदाहरण देती हूँ। नरेंद्र मोदी ने तय किया कि गुजरात को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि बोर्ड के एग्ज़ाम स्टूडेंट्स के, लाखों स्टूडेंट्स बोर्ड के एग्ज़ाम में, हिंदू मुसलमान दोनों, दंगे कुछ ही क्षेत्रों में हैं, सारे गुजरात के बच्चे अपना एक साल ना खो दें, बड़ी उन्होंने कोशिश की। आप मानेंगे, कांग्रेस पार्टी और उनके सपोर्टेड एनजीओज स्टे ऑर्डर ला रहे हैं, इम्तिहान नहीं होने देंगे, बायकॉट करेंगे, मुसलमान बच्चे नहीं जाएंगे। बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है हम दोबारा जो बच्चा नहीं जा पाएगा, हम कैंपों में ट्यूशन दे रहे हैं, उनको सेफली लेके जाएंगे, हम पूरा इंतज़ाम करेंगे, इनको बच्चों को पूरी मदद हो, पर सारा साल मत तबाह होने दो। पर इन्होंने फसाद जारी रखा। फिर भी उसके बावजूद खुशी की बात है, बायकॉट कॉल कुछ भड़काऊ मुसलमान नेताओं के और टीस्टा सेटलवाड़ जैसे एनजीओ के 98% मुस्लिम बच्चे फतवों के बावजूद इम्तिहान के लिए गए और बाकी सालों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया मुसलमान बच्चों का, क्योंकि उनके लिए ट्यूशन्स, उनके लिए बाकी भी सारे इंतज़ाम किए गए थे। पर ये ख़त्म ना हो, इसको कैसे चलता रहे, उस दंगे को भुनाते रहो। अब जैसे देखिए, मैं आपको बताऊं टोटल किलिंग्स का 1 मिनट में। देखिए, टोटल ऑफ 262 हिंदूज एंड 863 मुस्लिम्स की मौत हुई इन दंगों के दौरान। 262 हिंदू मरे और 863 मुसलमान मरे। मुसलमानों की ज़्यादा जाने, पर हिंदू भी बचे नहीं रहे। टोटल नंबर ऑफ राउंड्स फायर्ड बाय द पुलिस, पुलिस की गोलियां कितनी चली? 10,500, ये पहले ही कुछ दिनों में। 15,000 टीयर गैस शेल्स। दूसरा, एक्यूज्ड, कितने एक्यूज्ड? 25,488, 25,486 एक्यूज्ड। उसमें 17,489 हिंदूज एंड 7,997 मुस्लिम्स। इसका क्या मतलब है? अगर गलती दंगाई का काम हिंदू ने भी किया तो नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा कि पुलिस मत देखो। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ अक्यूज्ड अरेस्टेड 26,997, ऑफ विच 19,198 वर हिंदूज। और एक बहुत अहम बात मैं बताना चाहती हूँ अपनी बात वाइंड अप करने से पहले। दंगे के पहले दिन से शुरुआत देखो, नरेंद्र मोदी की नीयत पे मुझे क्यों भरोसा एक के बाद एक बात से होने लगा कि एक तो 72 घंटे में पहली बार दंगा कंट्रोल हुआ, उसके बाद 12 साल अक्षरधाम के अटैक के बाद नहीं दंगा होने दिया, सीरियल ब्लास्ट इतने हुए टेररिस्ट के, उसके बाद नहीं दंगा होने दिया। पर सबसे बड़ी देखिए बात, पहले दिन ही नरेंद्र मोदी ने अपनी पुलिस और प्रशासन को ये मैसेज दिया कि गुजरात से 6,000 मुसलमान हज के लिए गए हैं और वो वापस आने का टाइम है उनका। ये इंस्ट्रक्शंस दी पुलिस को
कि हर एक मुसलमान को एयरपोर्ट से खुद पिकअप पुलिस ने करना है, सेफली उसके घर तक एस्कॉर्ट करके लेके जाना है। अभी ये बताइए, जो व्यक्ति इतनी दूर की सोचता है कि 4-5 दिन बाद मुसलमान आने वाले हैं, घर तक उन्हें हर एक 6,000 मुसलमान उनमें से 450 जगह से आए थे, सब सेफली अपने घर डोर स्टेप तक पहुंचाए गए। ये अखबारें कहती। अब ऐसे व्यक्ति से कहो कि वो उसने दंगा फसाद किया, उसके बाद कितने जगह में डॉक्यूमेंट वो भी किया है जहां पुलिस ने बचाया सैकड़ों को। मौलाना वस्तनवी का जो मदरसा, 400 बच्चे उसमें फंस गए थे और लग रहा था अटैक होगा। जैसे ही नरेंद्र मोदी को खबर मिली, तुरंत आर्मी पुलिस पहुंची, बचे बच्चे। मौलाना वस्तनवी इसीलिए कहे थे कि नरेंद्र मोदी, और एक छोटी सी तारीफ की थी तो हमारे कांग्रेसियों ने, तीसरा सेटलवार्ड ने इतना उनका नाक में दम कर दिया, उनको रिज़ाइन करना पड़ा देवबंद की वाइस चांसलरशिप से। क्यों? क्योंकि उन्हें इतनी सी छोटी सी बात नरेंद्र मोदी की तारीफ में करती थी। इसका मतलब मुसलमान को ये कहने का हक ही नहीं है कि मैं गुजरात में खुश हूँ। आज के दिन मैंने जो इतनी इंटरव्यूज़ की हैं गांव-गांव जाके, मुस्लिम गाँव में जाके, जहां भारी मात्रा में मुसलमान बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। उदाहरण देती हूँ, सलाया गांव, 95% ये कोस्टल विलेज है। सलाया गांव 95% मुस्लिम है। वहाँ जब साल भर पहले की बात है, जब चुनाव हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, 27 में से 27 सीट बीजेपी की जीती, 95% मुस्लिम। और वहाँ के मुसलमानों से जो मेरी इंटरव्यूज़ हैं, मैं बहुत जल्दी YouTube पे डालने वाली हूँ, उसकी कहानी अगली किताब में आएगी। इसी किस्म से अलग अलग भरूच डिस्ट्रिक्ट में देखिए, जहाँ भी मुस्लिम हैं, सब 3 बातें कहते हैं। एक कि दंगा मुक्त करके मुसलमान को प्रॉस्परस करने का जो अपॉर्चुनिटी पहली बार गुजरात में मिली है, मुस्लिम्स एंटरप्राइज में, किसानी में पूरी तरह से हिंदुओं से बल्कि बेहतरीन हालत में है। मैंने गांव-गांव जाके देखा भी, सुना भी, मुसलमानों की इंटरव्यूज़ भी हैं। कई गाँव में, कई इलाकों में, शहरों में, मुस्लिम मोहल्लों से उन्हीं की ज़ुबानी, उन्हीं की कहानी सब वीडियो रिकॉर्डेड मैं लेके आई हूँ। और एक बात मुसलमान गुजरात में खुलेआम आज कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो सबसे अच्छा काम किया, गुजरात की इकोनॉमिक ग्रोथ तो किया, जिसमें हम भी फुल पार्टनर्स हैं, हमें कोटा की कोई ज़रूरत नहीं, फुल पार्टनर्स हैं, हमें कोई स्पेशल कोटा नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की कमी चीज़ की नहीं है आज, अपॉर्चुनिटीज़ की। दूसरा कि कांग्रेस की राजनीति मुस्लिम डॉन्स के ज़रिए चलती थी। मुस्लिम भाई लोग, मुस्लिम माफिया लोग, लतीफ़ भाई, ये भाई, वो भाई, जैसे सोहराबुद्दीन मरा तो कांग्रेस पार्टी ने कितना हो हल्ला मचाया। कांग्रेस पार्टी वकील दे रही है सोहराबुद्दीन की डिफेंस के लिए भी कि नरेंद्र मोदी ने उसको, एक टेररिस्ट तो है, उसके लिए आपका दिल इतना पसीजता है। जम्मू कश्मीर में 110 बच्चे, 114 बच्चे भून दिया आपने, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसका गम नहीं है। तो कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू दंगाई तबकों को भी डाउन किया, दूसरी तरफ मुसलमान के माफिया डॉन्स को भी अपनी जगह पे बिठा दिया, या तो वो गुजरात छोड़ के चले गए या जेल में बैठे हैं। इस वजह से आज ना हिंदू मुसलमान से डर रहा है गुजरात का, ना मुसलमान हिंदू से डर रहा है। पहले एक दूसरे के इलाकों में नहीं जाते थे, दिन में भी डरते थे। आज मेरा इस किताब में एक चैप्टर है नाइट लाइफ इन गुजरात। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की कहानी तो बहुत ही खूबसूरत है, जो मेरी अगली किताब में मुस्लिम इलाकों से मैं आपको ला के दूँगी। इसमें भी बहुत 1-2 चैप्टर्स हैं मुस्लिम प्रॉस्पेरिटी के, कि आज सब जगह गुजरात में 9% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 11% पुलिस मुस्लिम पुलिस में है, किसी और स्टेट में इतनी प्रोपोर्शन में नहीं है। सरकारी ओहदों पर, हाई ऑफिसेज में हाईएस्ट प्रोपोर्शन, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी कहती है, उसके बाद और भी बहुत प्रोग्रेस हुई। एजुकेशन में जिस कदर मुसलमान
बढ़ रहा है। जो लड़कियों को स्कूल 11वीं में नहीं पढ़ाते थे, आज इंजीनियरिंग और मेडिकल पढ़ा रहे हैं। पर एक जो चैप्टर है मैं चाहती हूँ आप सब लोग पढ़ें, नाइट लाइफ इन गुजरात। एक गुजरात ही ऐसा शहर, मैं ऐसे शहर गुजरात के मैंने देखे जहाँ रात के 1 बजे, रात के 2 बजे, सुबह 3 बजे आपको मुस्लिम लड़कियाँ स्कूटर पे अकेली जा रही हैं, चहलकदमी हिंदू इलाकों में आइसक्रीम खाने जा रही हैं, चाय कॉफ़ी। वहाँ की नाइट लाइफ गज़ब की है। दिल्ली की नाइट लाइफ क्या होती है? शराब वाली पार्टियाँ। बेंगलोर की नाइट लाइफ भी है, पब में जाके धुत हो जाओ, हाँ, पब वाली होती है। गुजरात की नाइट लाइफ में शराब ही नहीं है, शराबीकरण नहीं है, पर सड़कों पे गरीब अमीर सब आते हैं, कुल्फ़ी खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, टिकिया खा रहे हैं, भेलपूड़ी खा रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं या ऐसे ही टहल रहे हैं।